हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, ये वीडियो क्लास 11 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो पार्ट है ये हम लोग का पार्ट 3 है। और इससे दोस्तों, इससे पहले के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 थे वो दोस्तों ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप जो है पार्ट 3 को देखिए। तो दोस्तों, पार्ट 3 को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने हमारे चैनल से चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को नहीं पढ़ा है और आपके सिलेबस में है, तो दोस्तों आप जो है जल्दी जाके पढ़ सकते हैं, ताकि दोस्तों आपका जो रिजल्ट हो वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो। तो दोस्तों, ये जो है पार्ट 3 में हम लोग का जो वीडियो है वो समाप्त हो जाएगा, हम लोग का चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए पार्ट 3 को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग ने पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ा था दोस्तों कि धर्मयुद्ध होता क्या है, और धर्मयुद्ध में ये भी पढ़े थे दोस्तों कि जो 1095 से 1291 के बीच जितने भी युद्ध हुए जो कि मुस्लिम के विरुद्ध थे, वो सारे युद्ध दोस्तों क्या कहलाते हैं ना, धर्मयुद्ध कहलाते हैं। उसमें से दोस्तों जो पहला धर्मयुद्ध है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा धर्मयुद्ध क्या है उसके बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों कुछ अर्थव्यवस्था के बारे में समझेंगे। उसके बाद दोस्तों कोई संस्कृति के बारे में समझेंगे और हम लोग का चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे कि यदि आपने पिछले के पार्ट्स देखे होंगे तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि जो उम्मयद वंश था उसकी स्थापना किसने की थी, कब की थी, और दोस्तों ये जो उम्मयद वंश है उसकी समाप्ति कब होती है। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपसे 3 प्रश्न पूछे हैं कि उम्मयद वंश जो है इसकी स्थापना किसने की, कब की, और इसका पतन कब होता है। तो दोस्तों, यदि आपको आता होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, पार्ट 3 को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों पहला टॉपिक है प्रथम धर्मयुद्ध। इसमें दोस्तों बताया गया है कि 1098 से 1099 में फ्रांस की और इटली के सेना ने सीरिया के एंटियोक और जेरूसलम को कब्जे में ले लिया। मुस्लिमों और यहूदियों की हत्या भी कर दी गई यहाँ पे, जब इसका जो है शासन यहाँ पे आने लगा। उसके बाद दोस्तों मुस्लिम लेखकों ने ईसाइयों के आगमन को पश्चिमी लोगों के आक्रमण के रूप में देखा। तो दोस्तों, ये जो ईसाई लोग ने जब आक्रमण किया था, तो दोस्तों इन लोग मुस्लिम के जितने भी लेखक थे उन लोग बताता है कि ये जो ईसाइयों का आगमन है उसको दोस्तों किसके रूप में बताया ना, पश्चिमी लोगों के आक्रमण के रूप में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि कौन सी दिशा के और जो है इन लोग बताता है ये सारा चीज। इन्होंने सीरिया और फिलिस्तीन के क्षेत्र में जल्द ही धर्मयुद्ध द्वारा जीते गए 4 राज्य स्थापित कर लिए, और तुर्कों ने 1044 में एडिसा पर कब्जा कर लिया, तो पॉप ने दूसरे धर्मयुद्ध की अपील कर दी। तो दोस्तों ये सारे चीज जो है हम लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ चुके हैं। और दोस्तों ये जो यहाँ पे है पॉप, ये क्या करता है, जब यहाँ पे इन लोग का जो शासन बढ़ने लगता है तब दोस्तों पॉप जो है बोलता है कि हम लोग जो है दूसरे धर्म युद्ध और एक युद्ध करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पॉप ये कौन है ना, पॉप अर्बन द्वितीय। ठीक है, जो कि पिछले पार्ट्स में मैंने आपको बताया था इसका पूरा नाम। और एक नाम बताया था दोस्तों एलेक्सियस प्रथम। तो दोस्तों आपको पता होगा कि एलेक्सियस प्रथम जो है वो कहाँ का राजा है, तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था। तो चलिए दोस्तों कमेंट कीजिए। तो दोस्तों चलिए, अब जो यहाँ पे पॉप द्वारा क्या हो गया ना, पॉप द्वारा दोस्तों दूसरा धर्मयुद्ध की मांग कर दी गई। तो दोस्तों यहाँ पे जब दूसरा धर्मयुद्ध की मांग कर दी गई तब दोस्तों यहाँ पे जो है दूसरा धर्मयुद्ध हो गया। तो दोस्तों धर्मयुद्ध दूसरा धर्मयुद्ध है वो कब से कब तक चला ना, 1145 से 1149 के बीच। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखना चाहिए ताकि दोस्तों किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आपके एग्जाम में ना हो। जर्मन और फ्रांसीसी सेना के दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हार कर वापस जाना पड़ा। तो दोस्तों ये जो दमिश्क जगह है, मैंने आपको बताया था कि ये एक राजधानी भी बना था। तो दोस्तों कौन राजधानी बनाया था ये आप कमेंट कीजिए। और दोस्तों ये जो दमिश्क है, यहाँ पे जब यहाँ इन लोग का कब्जा होता है कि इन लोग का जर्मन और फ्रांसीसी का, तब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि इन लोग आता है कब्जा करने के लिए, कोशिश करता है, लेकिन किसी भी प्रकार का इन लोग को लाभ नहीं होता है और फिर से उन लोग को वापस जाना पड़ता है। किन लोग का मैं बात कर रहा हूँ, जर्मन और फ्रांसीसी का। ठीक है, अब धर्मयुद्ध का जोश कम हो गया। ईसाई शासकों ने विलासिता का जीवन जीना और नए क्षेत्र जीतना शुरू कर दिया। तो दोस्तों मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि किस प्रकार से ईसाई का प्रचार जो है बहुत ज्यादा होने लगा था, और दोस्तों इस्लाम का जो विस्तार है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम हो गया था। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो ईसाई शासक थे उन लोग ने क्या करता है ना, विलासिता का जीवन जो है जीना स्टार्ट करता है। मतलब दोस्तों विलासिता मतलब होता है एक अमीरी जैसा। ठीक है, मतलब अमीर जैसा जो है जिंदगी लोग गुजारता है। और दोस्तों यहाँ पे जो है नए नए क्षेत्र जो है जीतना शुरू करता है। तो ये सारा चीज किसने अपनाया था ना, ईसाइयों ने। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं। एक मुस्लिम का नाम है सलाह अल दीन ने एक मिस्री सीरियाई साम्राज्य स्थापित किया और ईसाइयों के विरुद्ध धर्मयुद्ध का आह्वान किया, और
87 में पराजित कर दिया। तो दोस्तों ये सारा चीज किसने किया? न सलाहदीन ने। ठीक है, तो ये जो सलाहदीन क्या करता है कि एक मिस्र और सीरिया में एक साम्राज्य स्थापित करता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये जो है ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्मयुद्ध का आह्वान करता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 1087 में दोस्तों इन लोग को पराजित कर देता है। तो ये सारा चीज दोस्तों यहाँ पे एक इंसान करता है जिसका नाम क्या है? सलाहदीन। ठीक है, पहले धर्मयुद्ध के एक शताब्दी बाद जेरूसलम पर भी कब्जा कर लिया गया। तो दोस्तों पहले धर्मयुद्ध के बाद मतलब एक शताब्दी के बाद मतलब दोस्तों 100 साल के बाद। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कमेंट करने के बताया था कि ये जो शताब्दी है इसका इसमें कितने साल होते हैं। तो दोस्तों यदि आपने कमेंट नहीं किया तो आप यहाँ पे सुन लीजिए, 100 साल होता है। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। ईसाई लोगों के साथ सलाहुद्दीन का व्यवहार दयामय था, जबकि ईसाइयों का व्यवहार मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पे एक डिफरेंस देखने को मिलता है किसका? ना सलाहुद्दीन का। ठीक है, बहुत सारे गिरजाघर को मस्जिदों में बदल दिया गया। ठीक है, जेरूसलम फिर मुस्लिम शहर बन गया। तो दोस्तों ये जो जेरूसलम शहर है, ये जो जगह है, इसमें किन लोग का जो है कौन सा धर्म यहाँ पे रहता है? ना मुस्लिम धर्म। ठीक है, जेरूसलम के छीन जाने से फिर से 1089 में धर्मयुद्ध को प्रोत्साहन मिला। तो दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि फिर से दोस्तों जब जेरूसलम को फिर से जो इन लोग छीन लेता है तो उसके बाद क्या होता है ना, 1089 को जो है फिर से जो है धर्मयुद्ध का आह्वान इन लोग देता है। तो उसके बाद क्या होता है कि 1291 में धर्मयुद्ध करने वाले सभी ईसाइयों को फिलिस्तीन से बाहर निकाला गया। तो दोस्तों जितने भी इंसान लोग धर्मयुद्ध कर रहे थे उसको सारे को दोस्तों फिलिस्तीन से बाहर निकाला जाता है। कब? 1291 में। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों धर्मयुद्ध 1 और धर्मयुद्ध 2। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, जिसमें दोस्तों किस किस के बारे में जानेंगे? कृषि के बारे में, शहरीकरण के बारे में और वाणिज्य मतलब व्यापार के बारे में। ठीक है, तो पहले चलिए दोस्तों कृषि के बारे में समझते हैं, उसके बाद दोस्तों शहरीकरण के बारे में समझेंगे, उसके बाद दोस्तों बिजनेस के बारे में समझेंगे। ठीक है, नए जीते गए क्षेत्रों में बसे लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। ठीक है दोस्तों, जैसे कि पता है हम लोग को कि जितने भी नए नए क्षेत्र में जितने भी लोग बसे हैं उन लोग का मुख्य व्यवसाय क्या है? ना कृषि है। मतलब कृषि से जो है उन लोग का पालन पोषण होगा। जमीन के मालिक छोटे और बड़े किसान थे। इराक और ईरान में जमीन काफी बड़ी इकाइयों में बटी हुई थी। कृषि भूमि का नियंत्रण राज्य के हाथ में था। तो दोस्तों ये जो कृषि भूमि है मतलब उसका जो नियंत्रण है वो राज्य के हाथ में मतलब शासक के हाथ में होता था। और दोस्तों कृषक जो है मतलब किसान जो है वहां पे खेती करते थे और राज्य को जो है मतलब शासक को जो है दोस्तों टैक्स देते थे। ठीक है, तो ये सारा चीज यहाँ पे आप समझेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये सारा चीज आपको जो है क्लियर होता जाएगा। अरबों द्वारा जीती गई भूमि जो मालिक के हाथ पर थी उस पर जो है खराज लगता था। खराज मतलब दोस्तों आप टैक्स समझ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे खराज का मतलब बताया गया है कि पैदावार के आधे से लेकर 5वें हिस्से तक दोस्तों यहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कितना जो है परसेंटेज जो है टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, जिसको हम लोग खराज के नाम से यहाँ पे पढ़ें। मुसलमानों की जमीन पर खेती की फसल का 10वां भाग टैक्स लिया जाता था। तो दोस्तों यहाँ पे मुसलमान का जो भी जमीन होता था वहां पे यदि आप खेती करते हैं तो दोस्तों उसका 10वां भाग जितना भी आपका खेती होता है, मान लेते हैं आप जो है चावल का खेती कर रहे हैं, उसमें से यदि आपका 100 किलो जो है चावल उत्पादित होता है तो उसमें से दोस्तों 10वां भाग मतलब 10 जो किलो है 10 किलो उसको जो है राज्य को देना पड़ेगा। ठीक है, गैर मुसलमान कम कर देने के उद्देश्य से मुसलमान बनने लगे। अब दोस्तों मुसलमान को जो है थोड़ा सा कम दिया जाता था मतलब देना पड़ता था टैक्स, और वहीं पर जो दोस्तों गैर मुसलमान मतलब जो मुसलमान नहीं थे उन लोग को दोस्तों ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। तो दोस्तों जो भी गैर मुसलमान थे वो दोस्तों अपना धर्म जो है परिवर्तन करते हैं। ठीक है, और धर्म परिवर्तन करने के बाद दोस्तों वो जो है खुद मुस्लिम बन जाते हैं। तो दोस्तों मुस्लिम बन जाते हैं तो उन लोग को जो है कम टैक्स देना पड़ता है। और यहाँ पे दोस्तों अगर कम टैक्स देना होगा तो राज्य को कहीं ना कहीं हानि पहुंचेगा। तो यहाँ पे इन लोग क्या करता है कि इससे टैक्स का नुकसान होने लगा तो खलीफा ने क्या किया कि टैक्स जो है एक समान कर दिया गया। जब दोस्तों गैर मुसलमान भी मुस्लिम बन गए तो सारे मुसलमान जो है एक ही टैक्स देने लगे। तो दोस्तों उसके बाद क्या हो गया कि राज्य में जो है टैक्स जो है वो मतलब जो आमदनी था इन लोग का जो पैसा था वो जो है कम हो गया। तो कम होने के बाद इन लोग करता क्या है कि सबको जो है एक समान जो है टैक्स देने को बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक चतुराई देखने को मिलती है। राज्य ने बहुत से क्षेत्रों में खासकर नील घाटी में सिंचाई के लिए बांध, नए कुएं
नहर एवं कुएं का निर्माण कराया। तो दोस्तों ये बांध, नहर और कुएं इन लोग का निर्माण क्यों कराया? ताकि बहुत से ज्यादा जो है यहाँ पे खेती हो सके। और दोस्तों यहाँ पे ज्यादा खेती होगा मतलब राज्य को ज्यादा टैक्स प्राप्त होगा, ठीक है। और यदि राज्य को ज्यादा टैक्स प्राप्त हो रहा है मतलब कहने का मतलब है कि जो राज्य है उन लोग का जो है बेनिफिट पहुंच रहा है। राज्य ने उन्हें खेती में रियायत देने दी, जो पहली बार जमीन को खेती के काम में लाते थे। इससे खेती योग्य भूमि का विस्तार हुआ। अब देखिए दोस्तों, जहाँ पे उपजाऊ भूमि है वहां पे तो बहुत अच्छी सी फसल होगी, लेकिन दोस्तों जो ऐसा जमीन है जहाँ पे दोस्तों खेती नहीं हो सकती, जैसे कि बंजर भूमि, ठीक है, तो ये सारा क्षेत्र में जो भी इंसान लोग जाता है और उसको जो है उपजाऊ क्षेत्र में बदल देता है, उन लोग को दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ धन दौलत दिया जाता है, ठीक है। नई फसल की खेती की गई तथा उनका यूरोप में निर्यात किया गया। अब दोस्तों यहाँ पे जो है अलग अलग टाइप की दोस्तों यहाँ पे खेती की जाने लगी। और खेती करने के बाद दोस्तों ये जो है जो भी खेती होती थी उसको दोस्तों जो है व्यापार किया जाता था, ठीक है, न किस देशों के साथ, न यूरोप देशों के साथ, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे कौन कौन सी नई फसलें थी न, उसमें से कपास था, संतरा था, केला था, तरबूज था, पालक था और बैगन था। तो ये सारा चीज दोस्तों इन लोग का जो है यहाँ पे निर्यात किया जाने लगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है वो है शहरीकरण। यहाँ तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो कृषि के बारे में था, जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब दोस्तों शहरीकरण के बारे में समझते हैं। जैसे जैसे शहरों की संख्या तेजी से बढ़ी वैसे ही इस्लामी सभ्यता फली फूली, नए शहरों की स्थापना हुई। इनका उद्देश्य अरब सैनिकों का झुंड बसाना था, ठीक है दोस्तों। वहां पे आपको बताया गया था अरब देश में जो कि इस्लाम का जो विस्तार था वो कहीं ना कहीं ज्यादा होने लगा, तब इन लोग बोला कि हर जगह पे इस्लाम होना चाहिए। तो जितने भी नए नए शहर बसाए गए उसमें इन लोग का मानना था कि हर एक क्षेत्र में जो है जो अरब का जो सैनिक है उसका झुंड होना चाहिए, ठीक है। बगदाद की संख्या 10 लाख तक पहुंच गई, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए बगदाद की जो जनसंख्या है वो कितनी तक पहुंच गई, 10 लाख तक। दोस्तों यहाँ पे आप कमेंट कीजिए कि ये जो बगदाद है ये इसको भी एक राजधानी बनाया गया था। तो दोस्तों बगदाद को राजधानी किसने बनाया था, कौन से वंश ने, ठीक है। यदि आपको याद होगा तो आप दोस्तों यहाँ पे कमेंट कीजिए। और यदि आपको याद नहीं हुआ है मतलब दोस्तों आप जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 को दोस्तों बहुत ही अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तो दोस्तों पहले उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप कंटिन्यू बने रहिए। दमिश्क, इस्फान और समरकंद जैसे शहरों का विकास हुआ। तो दोस्तों ये जो शहर थे इन लोग का विकास होने लगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक शहर दूसरे शहर से जुड़ा होता था। शहर के केंद्र में 2 भवन होते थे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 समूह में बटा होता था, ठीक है, जिसमें से पहला था वो था मस्जिद और दूसरा था मंडी। मस्जिद क्या होता है दोस्तों, हम लोग को पता है कि जो मुसलमान लोग होते हैं वहां पे जाके नमाज पढ़ते हैं, तो मस्जिद आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों मंडी थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मंडी को विस्तार से पढ़ेंगे कि मंडी होता क्या है। दोस्तों मंडी जो है बहुत सारी दुकानें होती है, मतलब लाइन बाय लाइन दोस्तों बहुत ज्यादा दुकान होता है, जिसको दोस्तों मंडी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आप जो है अगर आप जो है अपने बाजार तरफ जाते होंगे तो सुने होंगे ये वर्ड, ठीक है। व्यापारियों का आवास होता है, मतलब वहां पे जो है व्यापारी लोग रहते हैं, ठीक है। कार्यालय होती है, मतलब बहुत ज्यादा ऑफिस भी होती है, ठीक है, जिससे दोस्तों इन लोग का जो व्यापारी लोग का व्यापार है वो बहुत ही अच्छे से हो पाता है, ठीक है। शहर प्रशासक और विद्वानों के घर भी होते थे वहां पे, ठीक है। सामान्य नागरिक एवं सैनिक के घर मंडी से बाहर होते थे। तो जो भी सामान्य लोग होते थे उन लोग का जो घर होता था वो मंडी से बाहर होता था, ठीक है। क्योंकि मंडी में किनका घर होता था ना, जो भी व्यापारी है उन लोग का, ठीक है। व्यापारी लोग का जो ऑफिस होता था वो भी वहीं पर था। उसके बाद प्रशासक जो होते थे और विद्वान जो होते थे उन लोग का भी घर वहीं पे था। तो इन लोग सारे जो है कहाँ पे था ना, मंडी में था, ठीक है। तो मंडी से बाहर दोस्तों ये मान लेते हैं मंडी का क्षेत्र है, तो मंडी का जो बाहर का क्षेत्र है उसमें कहा किसका जो है घर होगा, सामान्य नागरिक का और सैनिक का, ठीक है। प्रत्येक जगह पर अपनी मस्जिद और सभा स्थल और स्नानगार होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक जगह पर क्या देखने को मिलेगा ना, मस्जिद देखने को मिलेगा, सभा स्थल मतलब जहाँ पे मीटिंग बैठता है, ठीक है, और स्नानागार मतलब जैसे कि मान लेते हैं स्विमिंग पूल, ठीक है। उस प्रकार का दोस्तों ये जो चीज यहाँ पे देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि शहर के बाहर क्या होता था। मैंने आपको समझाया कि शहर के अंदर जो है 2 समूह में बटे हुए थे, जिसमें से एक था मस्जिद जिसमें जो है दोस्तों मुसलमान लोग नमाज पढ़ते थे, और उसी में दूसरा था मंडी जिसमें दोस्तों व्यापारी लोग रहते थे, और मंडी के बाहर जो है सामान्य लोग और सैनिक रहा करते थे। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया कि शहर के बाहर बाहर क्या थे, ठीक है। तो शहर के बाहर क्या होते थे ना, गरीबों के घर होते थे, मतलब गरीब जो होते थे उन लोग का घर कहाँ होता था ना, शहर के बाहर, ठीक है। सब्जी एवं फल के बाजार भी अलग लगते थे, कहाँ पे, शहर के बाहर लगते थे। कब्रिस्तान एवं सराय होते थे। सराय क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लेते हैं अभी जिस प्रकार से हम लोग होटल बोलते हैं, जिसमें हम लोग जो है रेंट पर रहा करते रहते हैं 1-2 दिन के लिए, उसी प्रकार से दोस्तों ये जो है सराय हुआ करता था पहले, ठीक है।
अस्वच्छ दुकानें भी होती थी जैसे कि चमड़े आदि, ठीक है। तो मतलब जो है दोस्तों ये जो शहर के बाहर का स्थिति था वो कहीं ना कहीं उतना ज्यादा अच्छा नहीं था जितना अच्छा मंडी पर था, ठीक है, मतलब शहर के अंदर था। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, वो है वाणिज्य मतलब व्यापार, ठीक है, व्यापार के बारे में समझते हैं। 5वीं शताब्दी तक अरब और ईरानी व्यापारियों का चीन, भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार पर एकाधिकार था। व्यापार मुख्य दो रास्तों लाल सागर एवं फारस की खाड़ी से होती थी। तो दोस्तों ये जो व्यापार होता था वो दो रास्तों से होता था, जिसमें से पहला रास्ता था वो था लाल सागर और दूसरा रास्ता था फारस की खाड़ी। तो दोस्तों ये दोनों चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ईरानी व्यापार मध्य एशियाई और चीनी वस्तुएं लाने के लिए बगदाद से होते हुए रेशम मार्ग से चीन जाते थे। तो दोस्तों ये यहाँ पे रास्ता देखने को मिलता है कि जो ईरानी व्यापारी थे वो किस प्रकार से दोस्तों अलग देश जाया करते थे, ठीक है। तो ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आगे समझते हैं। इस्लामिक सिक्के बेलगा नदी के आसपास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में मिले हैं। बाजार में दास दासियां भी खरीदे एवं बेचे जाते थे। दोस्तों मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में भी, रोमन साम्राज्य में भी बताया था कि जो क्या होता था कि बाजार में जो है दास और दासियां जो है खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। मतलब दोस्तों अगर किसी इंसान को आप खरीदना हो एक गुलाम के रूप में तो दोस्तों उसको जो है आप खरीद सकते हैं, ठीक है, और अपना काम जो है करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का दोस्तों यहाँ पे जो समाज का जो स्थिति था वो इस प्रकार से था। मतलब किसी भी गुलाम जो होता था, मतलब जो दास दासियां होती थी, उन लोग को दोस्तों जो है पैसा के बदले या फिर धन दौलत के बदले जो है खरीदा जाता था ताकि अपना काम जो है तुरंत निपट सके, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे नोट में लिखा गया है कि सोना का सिक्का क्या होता था जो कि कहाँ से मंगाया जाता था। तो दोस्तों सोना का जो सिक्का होता था वो कहाँ से मंगाते थे ना, अफ्रीका से। उसके बाद दोस्तों चीन का जो सिक्का सॉरी चांदी का जो सिक्का था वो दोस्तों मध्य एशिया से मंगाते थे। और दोस्तों ये जो कीमती धातु एवं सिक्के होते थे उसको कहाँ से मंगाते थे ना, यूरोप से। दोस्तों ये तीनों चीज आपको बहुत ही अच्छे ढंग से याद होनी चाहिए। अगर तीनों ये याद हो गई तो दोस्तों आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों आप जो है कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि सोना का सिक्का था उसको क्या बोलते हैं और चांदी के सिक्का को क्या बोलते हैं। यदि आपको याद होगा तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी कमेंट कीजिए ये जो सोना का सिक्का था उसको किस नाम से जाना जाता है और चांदी का सिक्का जो है उसको किस नाम से जाना जाता है। यदि आपने नहीं देखा है पार्ट को तो पार्ट को देख लीजिए पहले, उसके बाद दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक को पढ़ते हैं, वो है दोस्तों विद्या एवं संस्कृति, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक के बाद दोस्तों हम लोग का चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे पहला पॉइंट बताया गया है कि ईश्वर की इच्छा को जानने का एकमात्र तरीका मुस्लिम विद्वानों ने कुरान का ज्ञान और पैगंबर मोहम्मद के आदर्श को माना। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि पैगंबर मोहम्मद क्या थे दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। पार्ट 1 में क्या बताया था कि जो पैगंबर मोहम्मद है ये 612 ईस्वी में क्या करते हैं कि 612 ईस्वी में खुद को जो है खुदा का संदेश वाहक घोषित करते हैं। उसके बाद दोस्तों सारे को जो है बोलते हैं कि यहाँ पे एक ही ईश्वर है जो कि कौन है, अल्लाह। तो दोस्तों सबको ये जो है अल्लाह को मानो। तो दोस्तों सारे जो कबीले थे वो दोस्तों इसका विरोध करते हैं। उसके बाद दोस्तों 622 ईस्वी में क्या करते हैं, ये मक्का से मदीना चले जाते हैं और मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की जो है स्थापना करते हैं। उसके बाद फिर से मक्का आते हैं और मक्का को जीत लेते हैं। तो मक्का को जीतने के बाद दोस्तों सारे जगह पर जो है इस्लाम का विस्तार होता है। जब विस्तार होने लगता है तब दोस्तों यहाँ पे पैगंबर मोहम्मद क्या बोलते हैं कि ये जो मक्का है ये हमारा धार्मिक स्थल है और दोस्तों जो मदीना है ये हमारा राजधानी है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है पैगंबर मोहम्मद डिसाइड करते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं कि जब ये जो पैगंबर मोहम्मद जो है इतना विस्तार करने के बाद दोस्तों ये जो 632 ईस्वी आता है उस समय दोस्तों ये जो पैगंबर मोहम्मद है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारा चीज कहाँ पे मिलेगा आपको, पार्ट 1 में मिलेगा, ठीक है। तो पहले पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखिए, उसके बाद दोस्तों इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तब दोस्तों आपको जो है चैप्टर में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला पॉइंट में बताया गया था ईश्वर की इच्छा को जानने के लिए एकमात्र तरीका मुस्लिम विद्वानों ने कुरान का ज्ञान और पैगंबर मोहम्मद के आदर्श को माना। मतलब दोस्तों यदि आप कुरान पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है यहाँ पे ईश्वर के बारे में जानकारी मिलती है, अर्थात अल्लाह के बारे में जानकारी मिलती है। और दोस्तों यहाँ पे पैगंबर मोहम्मद के जो भी आदर्श हैं, मतलब पैगंबर मोहम्मद ने जितने भी चीजें बताई थी, जितने भी चीजें जो है इस्लाम के बारे में बताई थी, वो सारी चीज यदि आपको पता होते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप जो है अल्लाह के बारे में समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि मध्यकाल में उलमाओं ने कुरान तथा पैगंबर के बारे में भी लिखा करते थे,
ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों ये जो सरिया होता है इसका मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। ये जो सरिया होता है ये कानून होता है जो कि दोस्तों किसको अपनाना पड़ता है ना, मुसलमानों को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि जो सरिया है ये कानून होता है किन लोग का, मुसलमानों का, ठीक है। तो ये सारा चीज दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम लोग का जो चैप्टर होता है, जो हम लोग का चैप्टर 4 है दोस्तों, कंप्लीट हो चुका है। यदि दोस्तों यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्दी दोस्तों ज्वाइन हो जाइए। और दोस्तों ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दोस्तों आप लोग का जो भी दोस्त होंगे उनको दोस्तों इस प्रकार का हेल्पफुल वीडियो प्राप्त हो सके और इस तरह का कंटेंट भी दोस्तों अच्छे से समझने का कंटेंट भी इन लोग को मिल सके। तो दोस्तों चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई कि पैगंबर मोहम्मद कौन थे, ठीक है। उसके बाद 4 खलीफा आते हैं, उसके बाद उम्मयद वंश आता है, उसके बाद दोस्तों अब्बासी वंश आता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो है सारी चीजें हम लोग जो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप कमेंट कीजिए कि ये जो अब्बासी जो वंश था वो दोस्तों किस नाम से बना है, ठीक है। मतलब पैगंबर मोहम्मद के कौन थे वो, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी चीज आपको पता होगा तो आप दोस्तों कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि आपको पता नहीं है तो आप हमारे पार्ट 1 को या फिर पार्ट 2 को देखिए, दोनों को देखिए, आपको जो है क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मैंने आपको ये बताया पूछा कि जो अब्बासी वंश था वो किस नाम से लिया गया है और वो नाम दोस्तों पैगंबर मोहम्मद के कौन थे, ठीक है। तो ये सारा चीज आप जो है कमेंट कीजिए ताकि दोस्तों मैं देख पाऊं कि आप जो है इस चैप्टर को समझ पा रहे हैं क्या नहीं। अब दोस्तों ये जो है चैप्टर समाप्त होता है और दोस्तों इसके बाद वाला जो पार्ट आएगा वो दोस्तों इस वीडियो का एमसीक्यू वीडियो रहेगा ताकि दोस्तों जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसमें दोस्तों किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम इस चैप्टर से ना हो। तो दोस्तों चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपका एमसीक्यू वीडियो होगा। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे हम लोग जो है सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम दोस्तों यहाँ पे डेप्थ स्टडी विद आशीषी है। यदि आप सर्च करना चाहते हैं तो दोस्तों सर्च कर सकते हैं वहां पे टेलीग्राम में जाके, या फिर दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दोस्तों इसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।